नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मतलब मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं सुमित रस्तोगी क्लासेस में, जहां मैं आपके लिए रिवीजन लेके आया हूं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर की, जिसका दूसरा नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग। और आज इस चैप्टर में मैं आपको कौन कौन से पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा, जरा पहले उन पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर का, उसमें पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस, दूसरा पॉइंट है व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग, तीसरा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, फोर्थ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिफ्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हॉस्पिटल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू आपका होटल, और लास्ट पॉइंट आपके पास है एमसीक्यू। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। तो पहला बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां पर हम रॉ मटेरियल को खरीद कर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करके कस्टमर को सेल करते हैं, और यहाँ पर हम जो गुड्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जानना चाहते हैं कॉस्ट कितनी है गुड्स को बनाने की, सेल वैल्यू कितनी है, और हमें कितना प्रॉफिट यहाँ पर कस्टमर से मिल पाएगा। और यहाँ जो हमारी कॉस्ट होती है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और यहाँ जो टेक्निक यूज होती है कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए, उसका नाम होता है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग टेक्निक, जिसको यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ आपके पास आता है सर्विस सेक्टर, और ये वो इंडस्ट्री है, वो अंडरटेकिंग्स हैं जो आपको गुड्स बनाकर नहीं दे रहे, बल्कि आपको कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे होटल की सर्विस हो गई, होटल के बाद आपके पास है हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये कहीं ना कहीं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे सेक्टर्स अपनी कॉस्ट, अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसका नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और यहाँ पर जो कॉस्ट होती है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आपकी फिक्स कॉस्ट और दूसरी आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को जनरली हम यहाँ पे कहते हैं स्टैंडिंग, और वेरिएबल को हम कहते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है ये सर्विस कॉस्टिंग सर होता क्या है। अ सर्विस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विस, मतलब सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट निकालने की टेक्निक को हम कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्लाइड बाय दोज अंडरटेकिंग व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब ये टेक्निक उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन अंडरटेकिंग पे यूज की जाती है जो गुड्स नहीं बनाते बल्कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आप देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है हॉस्पिटल का, और इस हॉस्पिटल के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। इन सब का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल की। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है इट इज एप्लीकेबल टू दोज अंडरटेकिंग्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन प्रोड्यूस कमोडिटीज, मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, उन अंडरटेकिंग्स पे एप्लीकेबल है जहां पर लोगों को सर्विसेज दी जाती है, ना कि गुड्स बनाकर दिया जाता है। दिस मेथड इज यूजली एडॉप्टेड इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल। इन तीनों को मैंने हाईलाइट किया है किससे, मतलब इनको मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइट कलर से, बाकी सबको मैंने येलो कलर से लिखा है। क्यों ऐसा किया, तो जो बाकी इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सिनेमा हाउसेज है, बॉयलर हाउस है, आईटी इंडस्ट्री है, कैंटीन्स एक्सेट्रा, ये सारी भी इसी सर्विस कॉस्टिंग टेक्निक में कवर की जाती है। लेकिन हमारे एग्जाम में सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर जो टेक्निक हमें यूज करनी है सर्विस कॉस्टिंग की, वो सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, होटल और किस में, हॉस्पिटल में। बाकी सब जगह भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो सीए के पेपर में आता है, ना कि सीएमए के। सीएमए इंटर में जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे या तो आपको होटल के मिलेंगे, या हॉस्पिटल के मिलेंगे, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी के मिलेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस की, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो दो तरीके की ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह या तो किसी पैसेंजर को लाने ले जाने का काम होगा तो वो पैसेंजर सर्विस में कवर होगा, या फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम होगा तो उसके लिए आप कहेंगे कार्गो सर्विस या फिर गुड्स सर्विस। ठीक है जी। अब यदि हम पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने ले जाने का काम करते हैं तो नॉर्मली हम यूज करते हैं किसको, बस को यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, शिप यूज करते हैं, टैक्सी यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। कार्गो का मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रक का, ट्रेन का, शिप का, एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है बस सर्विस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सीएमए इंटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसके मिलते हैं? बस सर्विस के। अब बस सर्विस का मतलब क्या हुआ? जब कोई ऑपरेटर किसी पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने ले जाने के लिए बस का यूज करता है, तो हम कहते हैं कि हम उस ऑपरेटर के द्वारा पैसेंजर को क्या दे रहे हैं? बस सर्विस दे रहे हैं। अब बस सर्विस की कैलकुलेशन हमें करनी है किसके लिए? या तो पैसेंजर के लिए या ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना। तो ऑपरेटर यदि ये जानना चाहता है कि इस पूरी बस को 1 किलोमीटर में चलाऊं, ये बस मान लीजिए 1 किलोमीटर चलती है, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? मतलब ऑपरेटर जानना चाहता है कि 1 किलोमीटर बस को चलाने पर मेरी कॉस्ट कितनी लगी। तो यहाँ जो हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशंस करते हैं, कैलकुलेशन लिख लो, तो वो कैलकुलेशन हम दो अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। या तो हम ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, या फिर हम बात करते हैं पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटर जानना चाहता है कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो 1 किलोमीटर बस को चलाने की कितनी है, ठीक है जी। और पैसेंजर ये जानना चाहता है कि जब मैं इस बस में बैठूंगा तो मेरे ऊपर ऑपरेटर ने कितना खर्चा किया। अब देखो यहाँ पर ये भी पैसेंजर है, ये भी पैसेंजर है, ये भी पैसेंजर है, ये भी पैसेंजर है, सब पैसेंजर ही तो हैं ये सारे के सारे लोग, ध्यान से समझिए। तो जब बस चलेगी तो मैं होल बस का खर्चा 1 किलोमीटर का निकालूंगा, तो मतलब कि वो आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जा रहा है? ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए एक पर्सन बैठा हुआ है और इसका नाम है मिस्टर राम। अब राम जानना चाहते हैं कि इस बस ऑपरेटर ने जो खर्चा मेरे लिए किया है 1 किलोमीटर बस को चलाने पर वो कितना है। तो उसके लिए आंसर निकाला जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आंसर आप किसके लिए निकाल रहे हैं। ऑपरेटर के लिए निकाल रहे हैं तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे। यदि आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए निकाल रहे हैं तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बस सर्विस से रिलेटेड कौन कौन से कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर आज की क्लास में सीखने पड़ेंगे, या एग्जाम से पहले जब आप जाएंगे तो रिवीजन के टाइम पर आपको किन किन पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है बस को चलाने का खर्चा कितना आएगा। दूसरा, बस कितने किलोमीटर रन करती है, डिस्टेंस कितना कवर करती है। कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हैं, आपके पास में टोटल टेकिंग का मतलब रेवेन्यू कितने, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितने हैं, बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर के। अब पॉइंट नंबर 7 और 8 में सर क्या डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 7 में सिर्फ हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और पॉइंट नंबर 8 में कॉस्ट के साथ साथ इसमें हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा और हमारे पास में जीएसटी भी आ जाएगा। वो जीएसटी जो सरकार पैसेंजर से लेना चाहती है, लेकिन पैसेंजर से डायरेक्ट ना लेके उसकी जिम्मेदारी उन्होंने किस पे लगा दी, ऑपरेटर पे, कि जब आप बस फेयर चार्ज करोगे तो उसमें अपनी कॉस्ट, अपना प्रॉफिट और साथ साथ में हमारा जीएसटी भी रिकवर कर लेना। तो इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई बस फेयर में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो 3 चीजें शामिल होती हैं, कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा आपका जो भी पैसेंजर टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, हाँ जी, बस सर्विस का क्वेश्चन सर जब एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब कोई क्वेश्चन बस सर्विस से रिलेटेड एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे ऑपरेटर अपनी जो कॉस्ट होती है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। एक आपका होता है फिक्स्ड और दूसरा आपके पास होता है वेरिएबल। फिक्स को हम कह देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल को कहते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। दोनों में सर क्या डिफरेंस है, पता कैसे चलता है कौन सा फिक्स नेचर का कौन सा वेरिएबल नेचर का। तो आप सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जब किसी बस को हम रोक के रखें तो भी हमारा खर्चा आ रहा है, और बस को चलाएं तब भी हमारा खर्चा आ रहा है। मतलब बस चलेगी तो भी खर्चा आ रहा है, बस ना चले तो भी खर्चा आ रहा है, तो वो सारे खर्चे हमारे फिक्स कॉस्ट के अंदर कवर कर लिए जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं बस को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी जो सैलरी है वो पर मंथ हमने 12,000 रुपये फिक्स कर रखी है। तो बस चलेगी तो भी उसको 1 महीने के 12,000 मिलेंगे, नहीं चलेगी तो भी उसको 12,000 मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलाने और ना चलाने पर दोनों ही केस में उसका खर्चा एक फिक्स्ड हो गया, ठीक है ना। बस का इंश्योरेंस, तो मान लीजिए बस का हमने इंश्योरेंस करा रखा है और साल का इंश्योरेंस हमने 1 लाख रुपए दिया, तो 1 लाख रुपए अब हमारा खर्चा नेचर में फिक्स हो गया, क्योंकि बस चलेगी तो भी 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, ना चले तो भी 1 लाख का खर्चा है। तो इसका मतलब बस के चलने पे और ना चलने पर आपको खर्चा बियर करना ही पड़ेगा। समझ लो कि वो सारे खर्चे कौन सी हेडिंग में आ गए, आपके आगे फिक्स्ड कॉस्ट में, जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा आपके पास है वेरिएबल, जिनका रिलेशन किससे होता है, रनिंग किलोमीटर से। जितने किलोमीटर बस दौड़ेगी, चलेगी, डिस्टेंस कवर करेगी,
तब वो खर्चा आएगा, जैसे फ्यूल का खर्चा। तो बस जितने किलोमीटर चलेगी तभी बस का फ्यूल का खर्चा आएगा। बस यदि नहीं चलेगी तो बस को बंद कर दोगे, बात खत्म हो गई, फ्यूल का खर्चा क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि बस का जो खर्चा है वो आपको तभी बियर करना है जब बस चलेगी। तो यहाँ पे जैसे हो गया गैरेज रेंट, आपका इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस, रोड टैक्स, जो ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर को हमने सैलरी दी है या अकाउंटेंट को सैलरी दी है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आप दो जगह ध्यान से देखिए लिख सकते हैं। रिपेयर का खर्चा आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और रिपेयर का खर्चा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सर एक अमाउंट दो जगह लिख सकते हैं? नहीं, या तो आप फिक्स में लिखेंगे या फिर वेरिएबल में लिखेंगे। यदि रिपेयर का खर्चा टाइम बेसिस पे कंप्यूट हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा जी रिपेयर का खर्चा पर मंथ 2000 रुपये, तो बस चलेगी तो भी आपको 2000 रुपये बियर करना है, नहीं चलेगी तो भी 2000 देना है, तो ये आपका आ जाएगा फिक्स हेडिंग में। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा जाए कि रिपेयर का खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपये है, तो जितने किलोमीटर जिस महीने बस चलेगी उतने किलोमीटर को 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब किसी महीने बस ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसी महीने बस कम किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो डेज होते हैं वो किसी महीने में ज़्यादा होता है, किसी महीने में कम होते हैं। आप बस खराब भी हो सकती है, तो उस जिस महीने बस खराब हो जाएगी उस महीने वो बस नहीं चलेगी, तो रिपेयर का खर्चा आपका उस महीने का कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि रिपेयर का खर्चा किलोमीटर के बेस पे निकाला जाए तो समझ लीजिए कि आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं किस पे, वेरिएबल नेचर पे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो आपकी प्योर नेचर में क्या है, फिक्स्ड है। इधर डेप्रीशिएशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन आपका टाइम बेसिस पे है तो वो आ जाएगा फिक्स हेडिंग में, और यदि डेप्रीशिएशन पर किलोमीटर के बेस पे है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पर किलोमीटर रन, यदि आप डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो वो वेरिएबल हेडिंग में आ जाएगा। फ्यूल का खर्चा, ऑयल लुब्रिकेंट, कमीशन टू ड्राइवर, ये सारे के सारे खर्चे किस में आते हैं आपके पास में, वेरिएबल कॉस्ट में। टायर एलोकेशन का मतलब जब बस चलती है तो टायर घिस जाएगी, और यदि टायर का घिसने का खर्चा आपको पर किलोमीटर के बेस पे दे रखा है, जैसे लिखा है हर 1 किलोमीटर बस के चलने पे टायर 3 रुपये का डेप्रीशिएट हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, उसको कहते हैं टायर एलोकेशन चार्जेस। तो वो खर्चा सारा का सारा बेटा किस में आ जाएगा, आपका वेरिएबल में आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं पहला एग्जांपल, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ दो चीजें, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम एंड कॉस्ट पर किलोमीटर। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम का मतलब है कि एक साल बस को चलाने का हमारा खर्चा कितना है। तो सबसे पहले जब हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हम एक बस की निकाल रहे हैं या एक से ज़्यादा बस की निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा कि ऑपरेटर के पास एक ही बस है या एक से ज़्यादा बस है। यदि उसके पास एक बस है तो ऑब्वियस है वो एक ही बस का खर्चा निकालेगा। यदि उसके पास में 4 बसेज हैं तो फिर इसका मतलब वो कॉस्ट किसकी निकालेगा, 4 बसेस की। अब वो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि एग्जाम में आपसे एक बस का आंसर मांगा गया या 4 बस का आंसर मांगा गया। 4 का मांगेंगे तो 4 का आंसर निकालेंगे, एक का मांगा होगा तो एक का निकालेंगे। बट अभी हमारे पास क्वेश्चन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बस है 50 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू आपके पास है 10 लाख, ड्राइवर की सैलरी आपके पास है 15,000 रुपये पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ। तो ये इन्फॉर्मेशन देखकर हमें क्या लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल बस की दे रखी है, क्योंकि नंबर ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ क्लीनर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बात चल रही है सिंगल ड्राइवर, सिंगल कंडक्टर, सिंगल क्लीनर की, मतलब कि एक एक बस की बात चल रही है। सैलरी ऑफ पार्ट टाइम अकाउंटेंट, रोड टैक्सेस आपको दे रखा है, परमिट फीस दे रखी है, इंश्योरेंस दे रखा है। इंश्योरेंस यहाँ पे क्या लिखा है, 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ बस। तो बस की कॉस्ट कितनी है, 50 लाख, तो 50 लाख का आपके पास आ गया 2%, तो आपके पास आ जाएगा इंश्योरेंस। तो यदि मैं 50 लाख को, ठीक है जी, 50 लाख रुपीज मेरे पास है, इसका यदि मैं 2% निकालता हूँ मेरे पास आ जाएगा 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। अब यदि फ्यूल चार्जेस पर किलोमीटर की बात करें तो 10 रुपये पर किलोमीटर, 3 रुपये पर किलोमीटर ऑयल एक्सपेंसेस है, टायर एलोकेशन है 1 रुपये 50 पैसे पर किलोमीटर। अब यदि मैं इन तीनों खर्चे की बात करूं तो तीनों खर्चे बेस्ड हैं किस पे, पर किलोमीटर पे, मतलब कि हो गए वेरिएबल नेचर के। टोल चार्जेस आपके पास है 5,000 रुपये पूरे साल का, रिपेयर का खर्चा है 20% ऑफ डेप्रीशिएशन, मतलब जो डेप्रीशिएशन आप निकालोगे उसका 20%। अब डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन निकालने के लिए पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप से एग्जाम में पूछना कि मैं आंसर किसके लिए निकाल रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं आंसर किसका निकाल रहा हूँ, एक बस का, और कितने समय के लिए, टाइम कितना है, तो मैं लिखूंगा 1 साल, 1 ईयर। अब सारे के सारे खर्चे एक बस के होंगे और समय कितना होगा, 1 साल।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा एनुअल डेप्रीशिएशन, और एनुअल डेप्रीशिएशन निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस का वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब यहाँ पे जो यूजफुल लाइफ है वो ईयर्स में दे रखी है, इसका ना जो डेप्रीशिएशन निकलेगा वो आपका 1 साल का निकल जाएगा। 50 लाख रुपए आपके पास में कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू आपके पास में है 10 लाख रुपए, और लाइफ बेटा आपके पास है 5 ईयर्स। तो 50 लाख में से जब मैंने 10 लाख माइनस किया मेरे पास आया कितना 40 लाख। 40 लाख को मैंने 5 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 8 लाख रुपए। इसका ना इस आंसर को निकालते टाइम मैंने रनिंग किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब किसी खर्चे की कंप्यूटेशन के दौरान आपको रनिंग किलोमीटर की जरूरत ना पड़े तो समझ लो वो खर्चा नेचर में हो गया फिक्स, मतलब कि स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। अब एनुअल डेप्रीशिएशन आपके पास आ गया, और इस डेप्रीशिएशन के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, एनुअल रिपेयर चार्जेस। जो एनुअल रिपेयर चार्जेस है वो हमारी डेप्रीशिएशन का 20% है। तो 20% ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपके पास है 8 लाख रुपए, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,60,000 रुपये। तो इस तरीके से डेप्रीशिएशन एक बस का 1 साल का आपके पास आएगा बेटा 1,60,000 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, स्टेशनरी 1,000 रुपये पर मंथ है, तो कुछ खर्चे मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, पर मंथ हैं। तो जो खर्चे पर मंथ हैं उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये सारे खर्चे 1 साल के निकालने के लिए मुझे इंटू 12 करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो खर्चा है वो 1 साल का आ जाए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके आगे पर एनम लिखा है इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके आगे पर मंथ लिखा है उनको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर 1 साल का निकल सके। ठीक है जी। रनिंग किलोमीटर आपको दे रखा है 20,000 किलोमीटर पर एनम। इसका ना जो खर्चा पर किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे किससे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 20,000 किलोमीटर से, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर का खर्चा दे रखा है। अब यदि 1 किलोमीटर का खर्चा दे रखा है तो आप ये पता लगाओ कि एक बस ने 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पता लगा 20,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 20,000 किलोमीटर से। चलिए, तो ये सारी बेसिक कैलकुलेशन है जो आपने समझ ली। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो आपके सामने मैंने देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना रखी है, जिसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा डेप्रीशिएशन ऑफ बस 8 लाख रुपए, जो वर्किंग नोट में दिखाया था। ड्राइवर की सैलरी 12 महीने की निकालेंगे, तो 15,000 इंटू 12। कंडक्टर की सैलरी 10,000 इंटू 12। क्लीनर की सैलरी 3,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो मेरे पास में आ गया 1,80,000 ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की 1,20,000 रुपये, क्लीनर की सैलरी 36,000 रुपये, पार्ट टाइम अकाउंटेंट 30,000 रुपये पर एनम दे रखा है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। रोड टैक्स 10,000 रुपये, परमिट फीस 15,000। मतलब जिनके आगे पर एनम लिखा है वो एज इट इज अमाउंट लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस कर लिया एक बस 1 साल। 1 साल का मतलब 12 महीने का खर्चा। यानी टोल चार्जेस मेरे को दे रखा है 5,000। इंश्योरेंस मेरे पास कितना था 50 लाख का, 2% 1 लाख रुपए। रिपेयर चार्जेस मेरे पास कितना है 1,60,000। 1,60,000 कैसे निकाला था भाई हमने, 8 लाख रुपए हमारे पास में था और उसका 20%, 8 लाख डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का 20% कर दिया। स्टेशनरी 1,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई किया 12,000। फ्यूल चार्जेस, ऑयल एक्सपेंसेस, टायर एलोकेशन 10 रुपये, 3 रुपये, 1.5 रुपये पर किलोमीटर दे रखा था, सबको 20,000 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 2 लाख रुपए, 60,000 रुपये और कितना है 30,000। इस तरीके से मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 17,58,000 रुपीज़। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 साल की एक बस की 17,58,000 आ गई। तो पहला आंसर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, जिसमें हमने लिखा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 1 साल की, तो आपका आंसर आएगा 17,58,000। साथ में इन्होंने पूछा कॉस्ट पर किलोमीटर। अब कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर बस को चलाने की कॉस्ट कितनी है। इसका मतलब यदि मुझे सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है, तो सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ जी, सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए जो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, रनिंग किलोमीटर से। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास है 17,58,000 और रनिंग किलोमीटर है मेरे पास में कितने 20,000। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम होना चाहिए। जो 17,58,000 रुपये मेरी कॉस्ट है वो किसकी कॉस्ट है भाई, तो आपने कहा सर एक बस की, कितने समय की, 1 साल की। तो बेटा जो आपके किलोमीटर हैं वो भी किसके होने चाहिए, एक बस के, और आपके जो
टाइम है वो भी कितना होना चाहिए, 1 साल। मतलब 20,000 किलोमीटर किसके होने चाहिए, एक बस के, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। बात समझ में आ गई। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अब बेस सेम हो गया तो 17,58,000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 17,58,000 को हमने डिवाइड किया 20,000 से, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 87.90 पर किलोमीटर। इसका मतलब ऑपरेटर 1 किलोमीटर यदि बस को चलाता है तो कितने रुपए खर्च करता है, 87.90। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने जो आंसर निकाला वो ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला। पता कैसे चला ये आंसर ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पर किलोमीटर आंसर निकला है, और जो आंसर पर किलोमीटर निकलता है वो ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, क्योंकि वो होल बस का आंसर आ रहा है। यदि मैं उससे पूछा जाए पर पैसेंजर पर किलोमीटर बताओ, तो ये आंसर ऑपरेटर के लिए नहीं निकाला जा रहा, बल्कि ये आंसर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है रनिंग किलोमीटर ऑफ 5 बसेस पर एनम। अब यदि किसी क्वेश्चन में आपको किलोमीटर्स ना दे रखे हो तो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। साथ में यदि आपसे पूछा जाए एक से ज्यादा बसेज आपके पास है, 2, 4, 5, 6 बसेज हैं, तो उस केस में आप सभी बसेस का आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए रनिंग किलोमीटर ऑफ 5 बसेस पर एनम बताओ, तो आपके पास में इंफॉर्मेशन में दे रखा है नंबर ऑफ बसेस, डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ ऑपरेटेड इन अ ईयर, ट्रिप्स मेड बाय ईच बस, और यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ रूट। क्या मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ रूट का मतलब, रूट का मतलब होता है कि जब बस चलती है तो कोई ना कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई उसका लास्ट पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पर बस रुक जाती है उससे आगे नहीं जाती। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने अपनी बस को चलाना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ए के बाद ये बस जाती है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से जाती है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट से जाती है डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट से फिर कहाँ जाती है, ई पॉइंट पे। और ई पॉइंट पे आगे बस अब रुक जाती है, वो कहते हैं आगे नहीं जाएगी। इसका ना जो बस का रूट है वो ए स्टैंड से लेके कहाँ तक है, ई स्टैंड तक है। और पता लगा ए स्टैंड से लेके ई स्टैंड का जो रास्ता है टोटल, मतलब यहाँ पे बी सी डी को भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा ए से लेके ई तक का जो रास्ता है वो एक तरफ का कितना है, 30 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ रूट का मतलब होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस एक तरफ का कितना है, 30 किलोमीटर। अब बस जब जाएगी तो बस वापस भी आएगी, तो उसका ना जो बस हमारी ए पॉइंट से ई पॉइंट पे जाती है, अब वही बस ई पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आएगी, तो जाना भी होगा और आना भी होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दो तरीके से चेक कर रहे हैं, वन वे मतलब कि एक तरफ का रास्ता, और ट्रिप का मतलब क्या हुआ, जाना और आना। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारी जो बस है वो एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ट्रिप का मतलब होता है जाना प्लस आना, मतलब ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाना और ई पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आना। तो ऐसे केस में 30 किलोमीटर हमारा जाना हो गया, 30 किलोमीटर आना हो गया, मतलब हो गया 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन ट्रिप हो गया 60 किलोमीटर। अब नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 5, डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ कितना है, 30, मंथ ऑपरेटेड इन अ ईयर कितना है, 10, और ट्रिप मेड बाई ईच बस कितना है, 4। तो ट्रिप मेड बाई ईच बस का मतलब है कि जो एक बस है वो एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, ए पॉइंट से ई पॉइंट और ई पॉइंट से वापस ए पॉइंट। तो ट्रिप का मतलब होता है जाना आना, तो ए से ई पे जाना, फिर ई से वापस ए पे आना, एक चक्कर। ऐसे कितने चक्कर एक दिन में लगते हैं, तो आपका आंसर हो गया 4। इसका मतलब महीने में कितनी बार, 30 बार। ठीक है। और साल में कितने महीने हमारी बस चलती है, तो आपका आंसर है 10 महीने। वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, बट इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 महीने। हो सकता है हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया हो, जिसकी वजह से रिपेयरिंग की वजह से हमारी बस नहीं चल पा रही, और 2 महीने पूरे साल के अंदर ऐसा पीरियड हो जिसमें बस नहीं चल पाई किसी न किसी वजह से। हाँ जी, नंबर ऑफ बसेस कितनी है आपके पास, 5। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या आंसर निकालना चाहते हैं, रनिंग किलोमीटर ऑफ 5 बसेस पर एनम। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना आंसर एक बस का निकाल रहे हैं, फिर बाद में हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितनी बसेस का आ जाएगा, 5 बसेस का आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बस का आंसर निकालने के लिए हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन वन ट्रिप, मतलब एक ट्रिप में आपका डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, मतलब कि 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर हो गया। आपके ट्रिप कितने हैं, 4। महीने में बस कितने दिन चलती है, 30 दिन, और साल में 10 महीने। तो आपके आगे 72,000 किलोमीटर, मतलब आपकी एक बस एक साल में एस्टिमेटेड हम कितने किलोमीटर चला लेंगे, 72,000 किलोमीटर चला लेंगे। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस्टिमेटेड। अब आप कहोगे सर कम और ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, मान लो ए से हम जाते हैं बी पे, बी से जाते हैं सी पे, सी से जाते हैं डी पे, और डी से जाते हैं ई पे। अब बीच में कोई रास्ता मान लीजिए कोई खराब हो जाए और हमें दूसरे रूट से जाना पड़े,
तो उस केस में डिस्टेंस कम भी हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे जो आंसर ले रहे हैं वो एवरेज बेसिस पे ले रहे हैं कि हर महीने हमारी जो बस है वो कितने किलोमीटर चलती है, या एक ट्रिप में कितना चलती है, या एक साल में कितना चलती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक साल की। अब ये आंसर आ गया एक बस का एक साल का, और हमें चाहिए 5 बसेस का। तो हमने 72,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 बसेस का एक साल का 30 कितना आ जाएगा, 3,60,000 किलोमीटर। 5 बसेस का एक साल का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आपके पास आ जाएगा 3,60,000। जी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आगे देखते हैं फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैसे निकलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स का मतलब क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर का मतलब होता है कि एक बस में हम कितने पैसेंजर को हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम करते हैं। वैसे तो पैसेंजर किसी टाइम पे कम होते हैं, किसी टाइम पे ज़्यादा होते हैं, बट एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर का मतलब है कि जब हमारी बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलती है, या बी पॉइंट से सी पॉइंट पे चलती है, या सी से डी पे, या डी से ई पे, तो हर स्टैंड पर पूरे रास्ते में कितने पैसेंजर हमेशा हमारी बस में होंगे। मतलब एक्चुअल में तो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। ए पॉइंट से हो सकता है कि 20 लोग चढ़े हों, फिर बी पॉइंट में 10 और ऐड हो गए, तो इसका मतलब बी से सी पे कितने हो गए, 20 और 10 30 हो गए। हो सकता है सी पॉइंट पे 15 पैसेंजर उतर जाएं, तो जब 15 उतर जाएंगे तो 30 में से 15 कम हो गए, 15 रह गए, तो अगले स्टैंड पे कितने जाएंगे, 15। तो कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर की, कि हर स्टैंड से, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पे जब पैसेंजर जाते हैं तो वो कितने पैसेंजर होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ पे मैंने एक बस स्टैंड बना रखा है जहाँ पे एक बस खड़ी हुई है, उसमें दो तरीके के पैसेंजर आपको दिखाई दे रहे हैं बस के अंदर। कुछ लोग बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके जा रहे हैं। तो बैठ के जाने वालों को हम कहते हैं सिटिंग कैपेसिटी, और खड़े होके जाने वालों को कहते हैं स्टैंडिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो लोग खड़े होके जा रहे हैं उनकी कैपेसिटी हैंडल से चेक की जाएगी। जितने हैंडल लगे होंगे पकड़ने के लिए उनको कहते हैं स्टैंडिंग कैपेसिटी, और जितनी चेयर्स लगी होंगी, सीट लगी होंगी, उनको कहते हैं सिटिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो सिटिंग कैपेसिटी बस में है 60, और स्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है, 40। तो पता लगा कि जो हमारी सिटिंग कैपेसिटी है वो 80% यूज हो रही है, और जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो हमारी 60% यूज हो रही है। तो जो कैपेसिटी जितनी परसेंट यूज होगी हम मान के चलेंगे उतने पैसेंजर हमारी बस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले 60 सीट हमारी बस में लगी हुई है, लेकिन उसमें यूज कितनी हो पा रही है, 80। इसका ना जितनी सीट है उस पर जितने पैसेंजर बैठे होंगे तभी तो वो सीट यूज होगी। तो 60 का 80%, मतलब 60 का 80% हो गया 48। तो 48 पैसेंजर हम मान के जा रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमारी बस में लोग बैठ के जा रहे हैं। लेकिन जो 40 हैंडल है उसका 60% 24, 40 का 60% कितना हो गया, 24। इसका 24 ऐसे पैसेंजर हैं जो बस में खड़े होके जा रहे हैं, और कुछ लोग बैठ के जा रहे हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा कि बस में टोटल कितने पैसेंजर जा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात ये देखो, जो बैठ के जा रहे हैं और जो खड़े होके जा रहे हैं उनसे हम किराया सेम लेके चलते हैं। ये नहीं कि जो लोग बैठ के जा रहे हैं उनसे ज़्यादा लें और जो खड़े होके जा रहे हैं उनसे किराया हम कम लें, ऐसा नहीं है। किराया सबका क्या रहेगा, सेम, चाहे सीट मिले या ना मिले, आपकी मर्जी है। सीट होने के बाद भी खड़े होके जाओ, या सीट नहीं है तो आपको मजबूरन खड़े होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे किराए पे कोई कमी नहीं होगी, किराया उतने रहेगा जितना आप सभी का है, ठीक है जी। तो चलिए, तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइज की परसेंटेज से। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 60 पैसेंजर की थी, यूज हुई 80%, मतलब कि 48 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो 40 पैसेंजर की है, और उसकी कैपेसिटी यूज कितनी होगी, 60%, मतलब कि 24 पैसेंजर। अब 48 और 24 को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 पैसेंजर। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है पैसेंजर किलोमीटर्स। अब पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कंपोजिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। कंपोजिट का मतलब है दो बेस लेके चल रहे हैं, एक पैसेंजर और दूसरा किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक होता है सिंगल, सिंगल का मतलब एक ही बेस होता है। एक होता है कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब जहाँ पे दो बेसेस होते हैं। तो पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब क्या हुआ कि जो बस के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा जरा हम बस की तरफ चलते हैं। ये आ गई बस आपके सामने। अब देखिए, इस बस में ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इन सभी के किलोमीटर यदि मैं निकाल लूं और सबको जोड़ लूं तो उसे हम कहते हैं पैसेंजर किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ, आपसे कोई गलती नहीं होगी समझने में। पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब क्या है, अब इसको ऐसे कहो कि सर ये जो ड्राइवर है इसने इस बस को 10 किलोमीटर चला लिया, मतलब ये बस 10 किलोमीटर चल चुकी है। अब यदि ड्राइवर ने इस बस को 10 किलोमीटर चलाया
और ये पैसेंजर शुरू से लेके अभी तक बैठा हुआ है। एवरेज पैसेंजर का मतलब क्या होता है? वो पैसेंजर जो हमेशा बस में बैठा होता है, इसलिए हम एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि कोई पैसेंजर कभी होता कभी नहीं होता। हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एवरेज की, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ होता है, क्योंकि कभी कोई पैसेंजर चढ़ रहा है, कभी कोई पैसेंजर बस में बैठ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है हमारे को एक्चुअल कैलकुलेट करने में। तो उस केस में हम काम करते हैं एक्चुअल बेसिस की जगह एवरेज बेसिस पे। और एवरेज बेसिस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि एक पैसेंजर शुरू से लेके आखिर तक हमेशा बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जब मैंने इस पैसेंजर से पूछा भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कहता है मैंने भी सर 10 किलोमीटर किया। ये वाला पैसेंजर भी बोलता है 10 किलोमीटर, ये वाला भी क्या बोलेगा 10 किलोमीटर। तो एवरेज पैसेंजर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पैसेंजर हमें चाहिए जो शुरू से लेके आखिर तक हो सकता है कि वो पैसेंजर उतर जाए, उसकी जगह इमीडिएटली कोई दूसरा पैसेंजर आ जाए, मतलब कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ यदि मैं हर पैसेंजर के किलोमीटर्स को जोड़ दूं, अब मान लो यहाँ पे बस में 1 2 3 4 5 6 7 8 पैसेंजर हैं, तो 8 पैसेंजर के यदि मैं सबके 10-10 किलोमीटर जोड़ दूं, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो मुझे 10 किलोमीटर 8 बार ऐड करना पड़ेगा और मेरा आंसर आ जाएगा 80 पैसेंजर किलोमीटर। मतलब पैसेंजर के किलोमीटर्स कितने आ गए? 80 आ जाएंगे। तो यदि मुझे 80 आंसर निकालना है, तो 80 आंसर को निकालने के लिए 8 को मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आ जाएगा 80। अब ये 8 क्या है? एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर है, और 10 क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब रनिंग किलोमीटर। तो आपका फॉर्मूला क्या बना बेटा? आपका फॉर्मूला क्या बना? रनिंग किलोमीटर्स को आपने एवरेज पैसेंजर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैं रनिंग किलोमीटर को एवरेज पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर, जिसका मतलब है कि बस में जितने यात्री, जितने पैसेंजर बस का बेनिफिट ले रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में, उनका किलोमीटर्स कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारी बस है उसके रनिंग किलोमीटर 60,000 किलोमीटर है, तो 60,000 हमने लिखा। सिटिंग कैपेसिटी या स्टैंडिंग कैपेसिटी लिखी, सिर्फ लिखा कैपेसिटी ऑफ बस 60, तो 60 को हमने मल्टीप्लाई किया 80% से, तो 60 का 80% हमारे पास में आ जाएगा 48, 48। इसका ना 48 एवरेज पैसेंजर आ गए, 48 हमारे पास में आ जाएगा एवरेज पैसेंजर्स। तो एवरेज पैसेंजर्स 48 है, इसका ना हर पैसेंजर ने करीब 60,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक्चुअल में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक ही पैसेंजर 60,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऐसा मैंने नहीं किया। एवरेज का मतलब है मान लो पहले राम बैठा था, राम उठा, उसकी जगह श्याम आ गया, श्याम बैठा था, हरि आ गया, हरि बैठा था, सुमित आ गया, सुमित की जगह अमित आ गया, कोई भी पर्सन आ सकता है, जा सकता है, मतलब कोई ना कोई पैसेंजर उस समय बस में होगा। दैट इज कॉल्ड एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। 60,000 किलोमीटर्स को हमने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60,000 को 48 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आ जाएगा इस तरीके से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रैक्टिकल्स जो मैंने आपको बताने थे रिलेटेड टू आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में पहली सर्विस कौन सी आ गई? बस की। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ वो किसका है? बस का। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन ए 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन 5 बसेज। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कितने किलोमीटर लॉन्ग रूट पर चल रही है? 40 किलोमीटर लॉन्ग रूट। रूट का मतलब ध्यान रखना एक तरफ की बात चल रही है बेटा। अब यदि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस एक तरफ का है तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा? 80। कितनी बसेज है? 5 बसेज हैं। कॉस्ट ऑफ ईच बस कितनी है? 6.5 लाख। बसेज विल मेक 3 राउंड ट्रिप पर डे कैरिंग ऑन एवरेज 80% पैसेंजर ऑफ देयर सिटिंग कैपेसिटी। सिटिंग कैपेसिटी बस की कितनी है? 40। तो 40 का 80% हो गया 32। इसका ना हमारे यहाँ पे बस में हमेशा कितने लोग बैठे रहते हैं? 32 पैसेंजर हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ये मतलब है। ठीक है, ठीक। पैसेंजर कोई भी हो सकता है, ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, बट पैसेंजर का होना जरूरी है। हाँ जी, बसेज विल मेक, ये हो चुका पॉइंट। द बसेज विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। जो आपकी बसेज है वो एक महीने में एवरेज कितने दिन चलती है? 25 दिन चलती है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जब बस में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हमें उससे कितना किराया लेना चाहिए। आगे देखिए, इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन टेकिंग, और यहाँ पर जो हम प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं वो हमारी टेकिंग का कितना है? 1/3 है। मतलब जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि यदि हमारा कोई प्रॉफिट
20% सेल का है, मतलब 1/5 ऑफ सेल है, तो कॉस्ट का कितना होगा। तो आप कहते हो ना सर यदि सेल का 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब हो गया बस फेयर, किराया, जिसको हम सेल वैल्यू कह सकते हैं। प्रोडक्शन के केस में सेल वैल्यू होती है और सर्विस के केस में उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू का जो 1/3 है, मतलब जो प्रॉफिट रेवेन्यू का 1/3 है, आप उसे कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट कॉस्ट का कितना होगा, आधा, 1/2। ठीक है ना। ये सारी चीज आपको पहले से पता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालने से पहले मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया, या ये कह सकते हो कि सर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मैं अपना बेस किसको लेके चलूँ, एक बस को लेके चलूँ, 5 बस को लेके चलूँ, 1 साल को लेके चलूँ, 1 महीने को लेके चलूँ। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना बेस क्या लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। पहला ऑप्शन 1 बस 1 साल, दूसरा ऑप्शन 1 बस 1 महीना, तीसरा ऑप्शन 5 बसेस 1 साल, और आखिरी ऑप्शन है 5 बसेस 1 महीना। मैं किसी भी बेस को लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। चलिए, तो यहाँ जो मैंने आपके सामने सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, उस सॉल्यूशन में हमने जो बेस यूज कर रखा है, वो बेस क्या है, आपके पास में है हमारी 5 बसेस, और जो समय हम लेके चल रहे हैं वो है 1 महीना। आप यहाँ पे बेस बदल सकते हैं, आप बेस को चेंज कर सकते हैं। आप 5 बसेस की जगह 1 बस लिख सकते हैं, 1 मंथ की जगह 1 ईयर लिख सकते हैं। लास्ट में फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो गैरेज रेंट हमें दे रखा है वो लिखा है 4000 रुपये पर मंथ। अब एक चीज़ के आगे आपको ध्यान रखना है, क्या आपको यहाँ पे लिखा है कि जो गैरेज का रेंट है वो एक बस के लिए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो जब किसी खर्चे के आगे ये ना बता रखा हो कि वो 1 बस का या 5 बस का, तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट वो 5 बसेस का है। ठीक है जी। तो गैरेज का रेंट आ गया 5 बसेस का 1 महीने का। तो मेरा बेस क्या है, 5 बसेस 1 मंथ, और मेरे को गैरेज का जो रेंट दे रखा है वो मानना पड़ेगा 5 बसेस का है, और 1 महीने का दे रखा है। इसका मतलब ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ना किसी चीज़ से डिवाइड, एज इट इज पूरा का पूरा 4000 हमने लिख दिया। एनुअल रिपेयर, अब एनुअल का मतलब 12 महीने का खर्च है, 22,500 ईच बस है। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22,500 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। जो आंसर आएगा वो 1 साल का आएगा, उसे 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो भैया कितना आता है, 22,500 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 12 से, तो आपके पास आएगा 9375। ड्राइवर ऑफ, हाँ जी, ड्राइवर की जो सैलरी है, सैलरी ऑफ 5 ड्राइवर, ₹3000 ईच पर मंथ। ईच का मतलब एक ड्राइवर की बात चल रही है, 3000। 3000 यदि एक ड्राइवर है तो 5 ड्राइवर की कितनी होगी, 15,000। ऐसे ही कंडक्टर 1200 रुपये ईच लिखा है, इसका मतलब एक कंडक्टर का 1 महीने का 1200 है, तो मुझे 5 कंडक्टर का चाहिए। तो 5 कंडक्टर का मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। मैनेजर की सैलरी 7,500 रुपये पर मंथ, तो आप इसको पूरा एज इट इज लिखेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर मैनेजर के लिए 5 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, भाई हर बस के लिए एक नया मैनेजर थोड़ी रखना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब किसी खर्चे के आगे ये ना बता रखा हो कि ये खर्चा है 1 बस का या 5 का, तो मान के चलेंगे होल का है। रोड टैक्स, परमिट फीस 5,000 रुपये फॉर अ क्वार्टर। अब एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, बताओ भाई, एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। तो 5,000 को आपने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो 5,000 को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में 1,666.66 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 1,667, मतलब 1,667 रुपये। ऑफिस एक्सपेंस से 2,000 रुपये पर मंथ है, तो 2,000 ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, 1 लीटर डीजल की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपकी, 33 रुपये, और जो बस की माइलेज है वो कितनी आपकी, 6 किलोमीटर। इसका मतलब 6 किलोमीटर बस को चलाने के लिए मेरा 33 रुपये का खर्चा आता है। मतलब 33 रुपये मैं खर्च करता हूँ 6 किलोमीटर बस को चलाने के लिए। तो 33 को यदि मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 5 रुपये 50 पैसे, मतलब 5.5 रुपये पर किलोमीटर मेरा डीजल का खर्चा आ जाएगा। अब सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपकी जो 5 बसेज है वो 1 महीने में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आपकी जो 5 बसेज हैं और जो 1 मंथ में बेस लेके चल रहा हूँ उनके रनिंग किलोमीटर्स कितने हैं। मतलब पहला पॉइंट मेरा क्या है, रनिंग किलोमीटर। अब रनिंग किलोमीटर्स निकालने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि बस का एक तरफ का रास्ता कितना है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, हो गया 80 किलोमीटर। और नंबर ऑफ ट्रिप कितने आपके पास में, 3 ट्रिप हैं। और एक महीने में बस कितने दिन चलती है, 25 दिन चलती है। तो फटाफट से देखिए, 80 किलोमीटर्स इंटू 3 ट्रिप हैं इंटू 25 दिन है, और नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 5।
तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 इंटू 3 इंटू 25 इंटू 5, मतलब कि 30,000 किलोमीटर आपके पास में आ गए। कितनी बसेस के 5 बसेस के 30,000 किलोमीटर आ गए आपके पास में। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा रखी है, जिनको नहीं समझ में आए वो वहाँ से देख सकते हैं। अब 30,000 किलोमीटर को चलाने का जो डीजल का खर्चा आएगा वो 5 रुपये 50 पैसे आएगा। 5 रुपये 50 पैसे कैसे आया भाई, 33 रुपये खर्च कर रहा हूँ मैं किसके लिए 6 किलोमीटर के लिए, तो 6 से डिवाइड कर दो। 33 रुपये को 6 से डिवाइड करोगे 5.5 आएगा, 5.5 को मल्टीप्लाई किया 30,000 से, तो आपके पास आ जाएगा 1,65,000। 1,65,000 पे मेरे पास आ गया फ्यूल का खर्चा। चलिए भाई इस तरीके से खर्चे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है एनुअल डेप्रिसिएशन 15% ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान रखना यहाँ जो मेरे को कॉस्ट बता रखी थी 6.5 लाख रुपए वो एक बस की है, तो यदि 6.5 लाख रुपए एक बस की है तो कितनी बसेज हैं 5 बसेज हैं, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है 15%, तो 15% कर दो भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 6.5 लाख, 5 बसेस 15%। अब ये जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये पूरे साल का आ जाएगा, मुझे तो एक महीने का चाहिए, 12 से क्या करना होगा डिवाइड, तो 6.5 लाख इंटू 5 इंटू 15% डिवाइड बाई 12 अपने पास आ जाएगा 40,625, 40,625, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे नोट कर लिया। अब आपके पास है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 3% है, तो सारी कैलकुलेशन सेम चलेगी, 15% की जगह कितना आ जाएगा 3%, ठीक है ना। और 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड करने का एक तरीका यह है कि 12 से अलग से डिवाइड करो या इंटू 1/12 कर दो, एक ही बात है। आपके पास आ जाएगा 8125। आपकी टोटल कॉस्ट एक महीने की आ जाएगी कितनी 259,292, ठीक है ना। 2,59,292 आपके पास आ गई 5 बसेस की एक महीने की कॉस्ट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेवेन्यू का 1/3, तो 1/3 ऑफ रेवेन्यू या हाफ ऑफ कॉस्ट, तो जो भी आपकी कॉस्ट सही है उस कॉस्ट का आधा कर दो, मतलब 259,292, 259,292 का आधा कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो कितना आता है 259,292 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1,29,646, 1,29,646 रुपये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, वो हमने यहाँ पे लिखा। आपके पास आएगा टोटल टेकिंग जिसको कहते हैं रेवेन्यू। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, मतलब आपको यहाँ पे जो आंसर देना है वो पर पैसेंजर पर किलोमीटर देना है। और यदि आपको आंसर पर पैसेंजर पर किलोमीटर देना है, हाँ जी पर पैसेंजर पर किलोमीटर देना है, तो आपको करना क्या होगा, बस फेयर पर पैसेंजर यदि पर किलोमीटर निकालना है तो भाई आपको जरा सावधानी से काम करना पड़ेगा। टोटल टेकिंग कितनी बसेस का है 5 बसेस का और एक महीने का है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पैसेंजर किलोमीटर्स आपको लिखने पड़ेंगे वो पैसेंजर किलोमीटर आपको लिखने पड़ेंगे 5 बसेस के एक महीने के, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस होना चाहिए सेम। अब आप किलोमीटर्स तो निकाल चुके हो, किलोमीटर्स कितने निकाले थे भाई आपने, टेकिंग कितनी निकाली है, पहले तो टेकिंग लिख लो, टेकिंग का जो अमाउंट है वो आपके पास कितना है, हाँ जी टेकिंग का अमाउंट है 3,88,938, 3,88,938 रुपये। अब 3,88,938 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। हाँ जी बस में कितने लोग बैठ सकते हैं 40 बैठ सकते हैं, और कैपेसिटी कितनी यूज हो रही है 80, मतलब 32 पैसेंजर, तो एवरेज पैसेंजर आपके पास कितने 32, और किलोमीटर्स आपके पास कितने थे, यानी किलोमीटर आपने कितने निकाले थे 30,000 किलोमीटर निकाले थे। तो 30,000 किलोमीटर को यदि 32 पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास में आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर 32 मल्टीप्लाई बाई 30,000, मतलब कि 9,60,000। अब 9,60,000 पैसेंजर किलोमीटर से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 3,88,938 डिवाइडेड बाई 9,60,000, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.405, मतलब कि एक पैसेंजर से
1 किलोमीटर का हमें किराया कितना लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 41 पैसे, 41 पैसे, यदि मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 0.405 और मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो जरूरी नहीं है कि मैंने 5 बसेस लिए, 5 बस कोई बेस लेके चलें, आप एक बस भी ले सकते हैं, 1 साल भी ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं। लास्ट में सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम इसलिए आएगा क्योंकि आप यहाँ पे बेस क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जब बेस मैच कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर सभी केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जिस तरीके से हमने बस का एक एग्जांपल आपको लेके करवाया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास में है ट्रक का मतलब लॉरी, ठीक है ना। तो लॉरी के ऊपर जो एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक आपसे पूछ सकते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स बताइए, दूसरा कमर्शियल टन किलोमीटर्स बताइए, और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह लाने पर गुड्स को हमें कितना किराया, 1 टन किलोमीटर का या 1 टन का कितना किराया लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, अ लॉरी स्टार्ट विद अ लोड ऑफ 20 टन्स ऑफ गुड फ्रॉम स्टेशन ए, मतलब जो स्टेशन ए है वहां से हम कहाँ पे जाएंगे, बी पर, और बी से कहाँ पे जा रहे हैं, सी पर, या ऐसा हो सकता है ए से सी पे जाएं, सी से बी पे जाएं, देखना पड़ेगा क्या लिखा है। लॉरी स्टार्ट होती है ए स्टेशन से, कितने टन सामान लेके, 20 टन। इट अनलोडेड 8 टन एट स्टेशन बी, इसका मतलब हमारा जो रास्ता है वो ए से कहाँ पे जा रहा है, ए से कहाँ पे जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। और जब हम ए से बी पे जा रहे हैं तो कितना सामान ट्रक में भर रखा था हमने, 20 टन सामान भर रखा था, और उसमें से 8 टन हमने सामान यहाँ पे निकाल लिया। इसका मतलब बी पॉइंट पे जब हमारा ट्रक पहुँच गया तो हमने यहाँ पर अनलोड कर लिया 8 टन सामान ट्रक में से। तो उसका मतलब ट्रक में अब सामान कितना रह गया, 12। 20 में से यदि 8 टन में सामान निकाल लूँगा तो मेरे ट्रक में अभी भी सामान रहेगा कितना, 12। इसका मतलब जब मैं बी पॉइंट से आगे की तरफ जाऊंगा, सी की तरफ जाऊंगा, तो मेरे ट्रक में अभी भी सामान कितना होगा, 12 टन सामान होगा। इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए, बट उससे पहले क्या लिखा हुआ है, इट अनलोडेड 8 टन एट स्टेशन बी एंड रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। इसका मतलब जो 20 टन सामान हम लेके आए थे बी पॉइंट तक, उसमें से हमने केवल 8 ही निकाला, 12 सारा का सारा हम कहाँ पे ले गए, सी पे। इसका मतलब सी पॉइंट पे हमने ट्रक को खाली कर दिया, यहाँ पर हमने अनलोड कर दिया कितना भाई, 12 टन अनलोड कर दिया, हमारा ट्रक हो गया खाली। इट रीचेज बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए, मतलब सी पर जब ट्रक खाली हो जाएगा तो अब वो ट्रक सी से कहाँ पे आएगा, ए पे, आफ्टर गेटिंग रीलोडेड एट 16 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। लेकिन अब हमने यहाँ पर रीलोड भी कर दिया, कितना, 16 टन। इसका मतलब जो ट्रक खाली हुआ था उसमें हमने 12 टन सामान भर दिया, और भरने के बाद अब वो जो ट्रक है वो कहाँ जा रहा है भाई, अब वो ट्रक हमारा जा रहा है सी से कहाँ पर, ए की तरफ जा रहा है। और जब वो ए की तरफ जाएगा तो पहले तो हमने यहाँ पे लोड किया था शुरू में, और अब हम यहाँ पर अनलोड भी करेंगे 16 टन। तो आपको ये समझने वाली बात है कि जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा था तो पूरे रास्ते, होल रास्ते में टोटल मेरा जो डिस्टेंस जितना भी था वो तो मैं बाद में देखूंगा, मेरा लोड कितना था, 20 टन था। फिर बी से सी तक मेरा लोड कितना है, 12 टन, और सी से ए तक मेरा लोड कितना है, 16 टन। तो ए से बी तक 20 टन, फिर 12 टन, फिर 16 टन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, मतलब ए से बी का 80 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए से बी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी से सी का 120 का है, और सी से ए का 160 किलोमीटर है। चलो जी, ये भी पता लग गया। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अभी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है जहां पर एक्चुअल लोड एक्चुअल डिस्टेंस होता है, मतलब लोड एक्चुअल होना चाहिए और डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। तो ए से बी की यदि मैं बात करूं, बी की बात करूं, फिर बी से सी की बात करूं, और सी से ए की बात करूं, तो एक्चुअल लोड है 20 का, एक्चुअल लोड है 12 का, एक्चुअल लोड है 16 टन का। एक्चुअल डिस्टेंस कितना कितना रहे, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 1600, 1440, और आपके पास आ जाएगा 2560। इन सबको यदि मैं प्लस कर दूं तो देखो मेरे पास कितना आता है, 1600 प्लस 1440 प्लस
2560, तो अपने पास देखो कितना आता है 5600, मतलब 5600 टन किलोमीटर मेरे पास आ जाएगा। इसे कहेंगे एब्सोल्यूट, दैट इज एक्चुअल, जहाँ पे लोड आपका कौन सा है, एक्चुअल है। कभी आपके पास है 20 टन, कभी आपके पास है 12 टन, कभी आपके पास है 16 टन। जब आप अलग अलग लोड से अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। और जहाँ पे आप लोकेशन कोई भी हो, ए से बी, बी से सी, सी से ए, अभी आपके पास है 20, 12, 16, यदि मैं इसका एवरेज निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, एवरेज 20, 12, 16, इनका यदि मैं एवरेज निकाल दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 20 + 12 + 16 डिवाइड बाई 3, तो मेरे पास आ गया 16। इसका मतलब यदि मैं मान के चलूँ कि हर जगह मेरा 16 टन सामान था, हर जगह मेरा 16 टन सामान था, हर जगह मेरा 16 टन सामान था, तो फिर मेरा टन किलोमीटर्स कितना होगा, उसको कहते हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। तो कमर्शियल टन किलोमीटर्स हम कब निकालते हैं, जहाँ पर एक्चुअल लोड को कैलकुलेट करना बार बार पॉसिबल ना हो। एक बार तो निकाल लिया, अगली बार आपने उसका एवरेज कर दिया, और जब आप एवरेज के बेस पे अपना आंसर निकालते हैं तो उसको कहते हैं कमर्शियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20 + 12 + 16 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना हुआ आपका, कितना हुआ 16, पहले तीनों को प्लस किया, 48 डिवाइड बाई 3 कर दिया, 16 टन आ गया। अब यही जगह मैं एक्चुअल की जगह एवरेज ले लूं और यहाँ पे हर जगह क्या लिख दूं, 16 लिख दूं, हर जगह 16 16 16 लिख दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई किया हमने 80 से, हमारे पास आएगा 1280, ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा 1920, हमारे पास आ जाएगा 2560, सबको जोड़ लेते हैं हम, 5760, 5760, तो ये आपके पास आ गए कमर्शियल टन किलोमीटर। जब एक्चुअल लोड लेके चलोगे तो एब्सोल्यूट होगा, और जितने भी लोड्स हैं उन सबका एवरेज निकाल के अपना आंसर निकालोगे तो वो हो जाएगा कमर्शियल, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से क्या सॉल्व करा रहे हैं आपको, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स और कमर्शियल टन किलोमीटर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, हाँ जी, राजकोट ट्रांसपोर्ट सर्विस इज ए दिल्ली बेस्ड नेशनल गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर ओइंग 5 ट्रक्स फॉर दिस पर्पस। मतलब जो हमारा राजकोट ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है, और वो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, ट्रक की सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को। द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनिंग दीज ट्रक्स आर एज फॉलोज। और ट्रक को चलाने का और मेंटेन करने का खर्चा उन्होंने दे रखा है, डीजल का खर्चा 30 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा है, 1 किलोमीटर ट्रक को चलाने का 30 रुपये खर्चा है। इंजन ऑयल का खर्चा 8400 रुपये लगता है हर 28,000 किलोमीटर का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 24,000 रुपये लगता है हर 20,000 किलोमीटर का। ड्राइवर की सैलरी 40,000 रुपये है एक ट्रक की 1 महीने की। क्लीनर की सैलरी 14,000 रुपये है एक ट्रक की 1 महीने की। सुपरवाइजर की सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को लोड करने का जो मेट्रिक टन का खर्चा है, पर मेट्रिक टन मतलब पर टन का जो खर्चा है वो 400 रुपये आपके पास है। एक ट्रक आप खरीद रहे हैं कितने रुपए का, 30 लाख रुपए का। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 7,20,000 किलोमीटर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ इट इज एक्सपेक्टिंग 6 बुकिंग, मतलब आपके पास जो सामान ले जाना है उसके 6 ऑर्डर हैं। कहाँ कहाँ के, दिल्ली से कोची का, दिल्ली से गुवाहाटी का, दिल्ली से विजयवाड़ा का, दिल्ली से वाराणसी का, और दिल्ली से कहाँ पे, ठीक है ना, आसनसोल का, और दिल्ली से कहाँ का, चेन्नई का। डिस्टेंस आपको सब जगह का बता रखा है। वेट अप मतलब जाते टाइम कितना लोड है, वेट डाउन का मतलब है आते टाइम लोड कितना है। जब ट्रक जाएगा तो ट्रक वापस भी आएगा आपका। व्हाट इज द टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर नेक्स्ट मंथ। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टन किलोमीटर्स निकालने हैं। तो टन किलोमीटर्स निकालने के लिए कौन से बेसिस पे चाहिए भाई, एब्सोल्यूट। तो एक्चुअल लोड को एक्चुअल डिस्टेंस से क्या कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 15 को मल्टीप्लाई किया 27 से, 13 को मल्टीप्लाई किया 1890 से, 16 को मल्टीप्लाई किया 1840 से, 11 को मल्टीप्लाई किया 815 से, 13 को मल्टीप्लाई किया 1280 से, और 11 को मल्टीप्लाई किया 2185 से। तो ये एक तरफ के आपके टन किलोमीटर आ गए। फिर ऐसे ही 2700 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, बाकी सब तो 0 0 हैं। 1280 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2185 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो ये आपके वापसी के टाइम के हो गए, ठीक है ना, जाते टाइम का हो गया, आते टाइम का हो गया। अब ऐसे में दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, तो यहाँ पे पहला आंसर आपको दिखाई दे रहा है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हम निकाल रहे हैं, 2700 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 40,500
1890 को मल्टीप्लाई किया 13 से 24,570, 1840 को मल्टीप्लाई किया 16 से 29440। फिर इसी तरीके से बाकी सबका निकाला तो आपके एक तरफ के 1,44,150 टन किलोमीटर आ गए। इसी तरीके से टन किलोमीटर डाउन का मतलब दूसरी तरफ के 20 डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब आपके पास लोड कितने हैं 7,000,59, 7,000,59 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएंगे 44,965। दोनों को प्लस कर दोगे तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर टोटल आपके पास आ जाएगा 1,89,115। ठीक है जी, 1,89,115 टन किलोमीटर आपके पास आ गए। तो पहला आंसर आपके पास फटाफट से आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और फिर उसको टन किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, ये जो टन किलोमीटर्स निकाले हैं वो कितने ट्रक के हैं। ट्रक तो भाई 5 ही है ना, ट्रक्स कितने आपके पास में 5, कोई दिक्कत। और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन चल रही है वो किसकी चल रही है, 1 महीने की चल रही है। सारी कैलकुलेशन किसकी चल रही है, 1 महीने की। देखा ना, ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 6 बुकिंग मिली है। तो उसका मतलब ये जो कॉस्ट निकालोगे, अब आपको सबसे पहले बेस क्या लेना है, बेस क्वेश्चन में आपको लेना है 5 ट्रक, ट्रक ही 5 है। और आपको बेस क्या लेना है, कितने महीने का खर्चा लेना है, 1 महीने का। चलिए कोई दिक्कत इसमें सबको, आगे देखते हैं। हाँ जी, डीजल का खर्चा 30 रुपये पर किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको रनिंग किलोमीटर निकालना पड़ेगा। अब रनिंग किलोमीटर कैसे निकालें, तो रनिंग किलोमीटर निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो डिस्टेंस है 2700, 1890, 1840, इन सबको जोड़ लो तो आपके पास आ जाएगा 10,710, 10,710 किलोमीटर एक तरफ के, एक साइड पे। जब जाओगे तो वापस आओगे भी, मतलब दिल्ली से कोची, कोची से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली, दिल्ली से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से वापस दिल्ली। इस तरीके से आपका जाना आना। तो जाने के किलोमीटर 10,710 हैं। इसका ना आपके सबसे पहले पहला पॉइंट, रनिंग किलोमीटर्स कितने आ गए। यानी रनिंग किलोमीटर आपके पास है 5 बसेस के 1 महीने के। तो आप कहोगे 10,710 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, क्योंकि 10,710 किलोमीटर जाना है और 10,710 किलोमीटर वापस आना है। तो आपके पास आ जाएगा 21,420 किलोमीटर। चलिए अब हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। हाँ जी, डीजल का खर्चा निकालना है तो डीजल का खर्चा निकालने के लिए 1 किलोमीटर हमारी डीजल कॉस्ट कितनी है, 30 रुपये पर किलोमीटर। तो 30 रुपये को 21,420 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 6,42,600। इंजन का खर्चा, इंजन ऑयल का खर्चा 8400 रुपये आता है, कितने किलोमीटर का, 28,000 का। तो 28,000 से डिवाइड करना है और 21,420 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर 8400 रुपये का खर्चा हम करते हैं किसके लिए, 28,000 किलोमीटर के लिए। तो 21,420 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, 21,420 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, बात समझ में आ गई। तो 8400 को 21,420 से मल्टीप्लाई कर दो, 28,000 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है 6426। हाँ जी, 6426 आ जाएगा आपके पास में, 6426। हाँ जी, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 24,000 को 20,000 से पहले डिवाइड करना है, 24,000 को 20,000 से डिवाइड करना है, 21,420 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आ जाएगा 25,707 रुपये, 25,704। ड्राइवर की सैलरी 40,000 रुपये पर ट्रक पर मंथ। तो यहाँ पे कितने ट्रक हैं, 5 हैं। कंडक्टर के बाद मतलब ड्राइवर के बाद कौन आ गया, क्लीनर। क्लीनर कितने, 14,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 70,000। नेक्स्ट आपके पास है सुपरवाइजर एंड जर्नल एक्सपेंसेस, 30,000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ पे पर मंथ है, ध्यान रखना क्या 5 से मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब किसी खर्चे के आगे पर ट्रक ना लिखा हो तो मान के चलेंगे वो सबके खर्चे हैं। इसका ना ये खर्चा 5 का है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स 400 रुपये पर टन, 400 रुपये पर टन है।
अब ये ध्यान रखना, 1 टन का खर्चा 400 रुपये लोडिंग का। तो देखिए यहाँ पे 15, 13, 16, 11, 13, 11, 79। तो जाते टाइम आपके पास हो गया 79 टन और वापसी का टाइम है 21 टन। मतलब टोटल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा 100 टन। मतलब 100 टन गुड्स लोड करने का खर्चा कितना आएगा 400 रुपये के हिसाब से 40,000। 100 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 40,000 रुपये आ गया। ठीक है ना भाई। डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? एक ट्रक की जो कॉस्ट है वो 30 लाख है। ठीक है जी। और यहाँ पे लाइफ कितनी है 7,20,000। तो इसको समझ लो 30 लाख रुपए का जो खर्चा हमने किया वो 7,20,000 किलोमीटर के लिए किया। इसका मतलब यहाँ तो डेप्रीशिएशन निकल के आएगा, जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो तो पर किलोमीटर निकल के आएगा ना। अब हम यहाँ 21,420 किलोमीटर चला रहे हैं, तो 21,420 किलोमीटर जो है वो कितनी बसेस के हैं? बसेस कह रहा हूँ, ट्रक। हाँ जी, 21,420 किलोमीटर कितने ट्रक्स के हैं? 5 के हैं। तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आंसर निकाला है वो मैंने निकाला है पर किलोमीटर। तो जब मैं 30 लाख को 7,20,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो डेप्रीशिएशन आएगा वो आएगा पर किलोमीटर पर बस। जब मैं 21,420 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21,420 जो है वो कितने ट्रक के हैं? 5 ट्रक के हैं। इसका मतलब जब कोई किलोमीटर 5 ट्रक के हैं तो मुझे अलग से 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 30 लाख को 7,20,000 से डिवाइड किया, 21,420 से मल्टीप्लाई किया, 89,250 मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रीशिएशन आ जाएगा 5 ट्रक का 1 महीने का। और मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 11,03,980, 11,03,980। अब मुझसे आंसर पूछा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो पर टन किलोमीटर निकालने के लिए कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड कर दो। तो कॉस्ट कितनी है मेरी? 11,03,980। और टन किलोमीटर्स कितने हैं? टन किलोमीटर्स कितने हैं? 1,89,115। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5.84। अब ये 5.84 का मतलब क्या है? 5.84 का मतलब है पर टन पर किलोमीटर। मतलब 1 टन 1 किलोमीटर ले जाने की जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है। मैं अपने ट्रक को किसी भी जगह लेके जाऊं, चाहे कोची लेके जाऊं, चाहे विजयवाड़ा, चाहे गुवाहाटी, चाहे वाराणसी, या दिल्ली, कहीं पर भी, चेन्नई, कहीं पे भी, किसी भी जगह जाऊंगा हूं, तो मेरा 1 टन का 1 किलोमीटर का जो मेरा खर्चा है वो है 5.84 एवरेज। किसी जगह कम हो सकता है, किसी जगह ज़्यादा, बट हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज बेसिस पे, क्योंकि एक्चुअल निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फटाफट से नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन रिलेटेड टू, आपके पास है हॉस्पिटल। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में है, मैक्सवेल हॉस्पिटल रन्स अ डायबिटिक केयर सेंटर। कौन सी बिल्डिंग में? हाइट बिल्डिंग का मतलब किराए की बिल्डिंग में। हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं? 50 बेड्स हैं। 10 बेड्स कैन बी एडेड, मतलब कि 50 बेड तो लगे हुए हैं, 10 बेड और लगा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी। यदि इमरजेंसी आ जाए तो हमारे यहाँ पे टोटल 60 बेड हो सकते हैं, मतलब 50 तो लगे हैं ही, 10 और लगा सकते हैं। रेंट आपके पास है 1 महीने का 1,50,000 रुपये। सुपरवाइजर कितने हैं? 2। एक की सैलरी 1 महीने की 50,000 रुपये। नर्सेज कितनी है? 4। एक की सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है। वार्ड बॉय कितने? 4। एक की सैलरी 6,000 रुपये पर मंथ। डॉक्टर्स वर पेड 2,50,000 पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाई देम। अदर एक्सपेंसेज में लिखा है रिपेयर फिक्स्ड 90,000, फूड टू पेशेंट वेरिएबल 8,80,000, अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल 3 लाख, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल 6 लाख रुपए, मेडिसिन वेरिएबल 7.5 लाख, अदर फिक्स एक्सपेंसेस 15 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलोकेटेड 12 लाख। इस तरीके से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ खर्चे फिक्स हैं। तो फिक्स में आपके पास आ गया रिपेयर, फिक्स में आपके पास आ गया अदर फिक्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास आ गया फिक्स्ड,
रेंट आपके पास है फिक्स्ड, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स्ड है, नर्सेस की सैलरी फिक्स्ड है, वार्ड बॉय की सैलरी फिक्स्ड है, क्योंकि इनका पेशेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। It is estimated that for 150 days in a year, 50 beds are occupied and 40 beds are occupied for 80 days only। ये कहते हैं कि भाई 150 दिन 50 बेड यूज हुए, 80 दिन 40 बेड यूज हुए, 100 रुपए के हिसाब से आपने बेड किराए पे लिए हैं कितने दिन के लिए, 750 दिन के लिए। However, this does not exceed more than 10 extra bed over and above the normal capacity of 50 beds on a day। मतलब किसी भी दिन हम 10 से ज़्यादा बेड नहीं लगा सकते थे। The hospital recover on an average 1500 per day per patient, required to calculate the following: profit for the year, contribution per patient day, break even point for the hospital। क्या मतलब है, एक साल का हॉस्पिटल का प्रॉफिट कितना है पर पेशेंट पर डे, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, हॉस्पिटल वालों के लिए कितने पेशेंट आना जरूरी है सारी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, कितने पेशेंट पर ब्रेक इवन आएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले 150 दिन कितने बेड यूज हो रहे थे, 50, तो जितने बेड यूज होंगे समझ लो उतने पेशेंट आपके पास में, 150 इंटू 50 आपके पास आ गया 7500, ठीक है ना। 80 दिन आपके कितने बेड यूज हुए हैं, 40, इसका मतलब 80 दिन 40 बेड यूज हुए तो 3200 पेशेंट आपके पास थे। फिर 750 बेड आपने किराए पे लिए तो 750 पेशेंट आपके पास और आ गए किराए पे बेड के लिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 7500 प्लस 3200 प्लस 750 आपके पास एक साल में 11,450 पेशेंट थे जिन्हें एक एक दिन की सर्विस दी गई है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सर 11,450 पेशेंट कैसे हो सकते हैं, यदि एक पेशेंट मान लीजिए हॉस्पिटल में 4 दिन रुका तो आप उसे एक पेशेंट मानोगे या 4 मानोगे, तो मैं कहूँगा मैं एक पेशेंट नहीं मानूंगा, उसे कितना मानूंगा, 4, क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो चार्जेस लेते हैं वो पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। यदि एक पेशेंट 4 दिन रुका तो वो कहते हैं जी पेशेंट तो एक है, फाइल तो एक बनेगी, लेकिन हमारी नज़र में वो कितने पेशेंट के बराबर है, 4 पेशेंट के बराबर है, क्योंकि वो पेशेंट चला जाता उसकी जगह दूसरा आता तो हम उतने ही पैसे लेते हैं जितने इससे ले रहे हैं। तो हमारी नज़र में तो ये भैया रोज एक नया पेशेंट बन जाता है जब तक ये हमारे हॉस्पिटल में रहेगा। यदि वो 5 दिन रहेगा तो 5 पेशेंट माने जाएंगे, 6 दिन रहेगा तो 6 पेशेंट माने जाएंगे, 7 दिन रहेगा तो 7 पेशेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो पर डे के हिसाब से काउंटिंग होती है, ना कि एक पेशेंट जो हमारा पेशेंट है वो कितने दिन रुका, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हम उस पैसेंजर को कितने दिन की सर्विस दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे काउंटिंग नंबर ऑफ पेशेंट से नहीं होती, नंबर ऑफ पेशेंट डेज से होती है। नंबर ऑफ पेशेंट डेज का मतलब एक पेशेंट कितने दिन रुका, हमें उससे मतलब है, कितने पेशेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, इनकम फॉर द ईयर। अब सबसे पहले आपसे पूछे प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल फंडा क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास 11,450 पेशेंट हैं जिनको हम एक एक दिन की सर्विस दे रहे हैं और एक दिन का हमें 1500 रुपये मिलता है, तो 11,400 लोगों से एक दिन का यदि मैं 1500 रुपये चार्ज करूं तो मुझे टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा, 1,71,75,000, 1,71,75,000। अब हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल और दूसरी होती है फिक्स। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को पहले माइनस कर रहा हूँ, फिक्स को बाद में माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरा आंसर क्या देना है, कंट्रीब्यूशन का भी देना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कौन कौन सी कॉस्ट मेरी वेरिएबल है, जरा उसको भी समझ लेते हैं भाई। मेरी वेरिएबल कॉस्ट में कौन सी है, एक तो डॉक्टर को जो मैं पैसे दे रहा हूँ 2,50,000 रुपये पर मंथ, किसके बेसिस पे दे रहा हूँ, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड। तो इसका मतलब कभी पेशेंट ज्यादा होते हैं कभी पेशेंट कम होते हैं, एवरेज बेसिस पे मैं 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो डॉक्टर की जो फीस होगी वो मेरी बन जाएगी वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मैं पेशेंट के बेस पे उनको पैसे दे रहा हूँ। एक महीने का 2,50,000 रुपये है तो साल का कितना आएगा, आपके पास आएगा 30 लाख। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा जो बेस है वो क्या है, एक हॉस्पिटल है और एक साल मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए, दूसरा मेरे पास में आएगा फूड का खर्चा 8,80,000। फिर आपके पास है अदर सर्विसेज टू पेशेंट, लॉन्ड्री चार्जेस और मेडिसिन, ये सारे अमाउंट मैंने लिख दिए, 3 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख। फिर बेड का जो किराया मैंने दिया, एक बेड का किराया मैं 100 रुपये देता हूँ एक दिन का, तो 750 बेड का कितना दिया, 750 को 100 से मल्टीप्लाई किया 75,000 आ गया। मेरे पास टोटल
मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ गई 56,05,000 पे, 56,05,000। अब 1,71,75,000 में से यदि मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट 56,05,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना आ जाएगा भाई? कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,15,70,000, 1,15,70,000 मेरे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से सारी की सारी मैंने माइनस कर दी अपनी फिक्स कॉस्ट। रेंट एक महीने का 1.5 लाख है, तो 12 महीने का कितना आएगा? 18 लाख। दो सुपरवाइजर हैं, एक को 50,000 पे देते हैं एक महीने के, तो दो को पहले 50,000 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया 12 लाख, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया 30,000 से 1,20,000, 1,20,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया 14,40,000, 4 को मल्टीप्लाई किया 6,000 से 24,000, 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया 2,88,000। फिर आपके पास है 90,000 रुपये का रिपेयर का खर्चा, अदर फिक्स 15 लाख और 12 लाख, इस तरीके से 90, 15, 12, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 75,18,000, 75,18,000। अब यदि मैं अपने कंट्रीब्यूशन में से अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40,52,000। इसका ना एक साल का हॉस्पिटल का खर्च जो रेवेन्यू है वो आपके पास है 1,71,71,75,000। इस तरीके से हम कह सकते हैं एक साल का रेवेन्यू कितना है? 1,71,75,000। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,15,70,000 और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 40,52,000, 40,52,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो पहला आंसर आपके पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,52,000। अब आपसे पूछे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे, मतलब एक दिन में एक पेशेंट से हम कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। तो 1,15,70,000 रुपये का जो हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो कितने पेशेंट डेज से मिल रहा है? 11,450 से। तो 11,450 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 1,010 रुपये 48 पैसे। मतलब एक पेशेंट से एक दिन का कंट्रीब्यूशन, एक पेशेंट से एक दिन का कंट्रीब्यूशन 1,010 रुपये 48 पैसे आपके पास आ जाएगा। ब्रेक इवन आपसे पूछे, ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? ब्रेक इवन का सिंपल फॉर्मूला है, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट का मतलब है पेशेंट डेज, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? ध्यान से समझिए, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी पॉइंट निकालना है। तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे से डिवाइड कर दो। 1,010 रुपये 48 पैसे आपके पास आया था कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे। और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट आपके पास है 75,18,000। अब 75,18,000 को डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 7440 पेशेंट डेज। क्या मतलब होता है इसका? बस को समझ लो, 7,440 पेशेंट डेज का मतलब है एक साल में हमारे पास में 7,440 पेशेंट आने चाहिए जो हमसे एक एक दिन की सर्विस लें। मतलब एक एक दिन की सर्विस लेने वाले कितने पेशेंट हमारे पास एक साल में भगवान जरूर भेजना, ताकि हमारी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट। यदि 7,440 पेशेंट एक दिन की सर्विस हमसे नहीं लेंगे, मतलब एक एक दिन की सर्विस लेने वाले इतने लोग नहीं होंगे, इससे कम होंगे, तो हमें लॉस होगा, हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। तो जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान हमें मौका दो सर्विस का, कितने लोगों का? एक साल में जरूर 7,440 लोगों का, जो एक एक दिन की सर्विस हमसे जरूर करवाएं, ताकि हमें कोई लॉस ना हो। ठीक है ना भाई? भाई भगवान के पास दो तरीके के लोग आते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट हमें जल्दी ठीक कर दो, हॉस्पिटल लोगों को खूब भेजो ताकि हम उनको ठीक करके भेज के प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है ना? तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40,52,000। तो इस तरीके से बहुत पैसा भी है हॉस्पिटल में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज रिलेटेड टू होटल। अब होटल में जो हम सर्विस दे रहे हैं हम उसका आंसर कैसे निकालते हैं? ए लिमिटेड रन्स अ हॉलीडे होम इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। और यहाँ पे 3 तरीके के रूम्स हैं, जिसमें क्या लिखा है? विद ए कैपेसिटी ऑफ 200 सिंगल रूम, 100 डबल रूम एंड 60 ट्रिपल रूम। मतलब सिंगल रूम 200 हैं आपके पास में, जो डबल रूम है उसमें कितना है? 100, और ट्रिपल रूम्स कितने हैं? 60। द एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल रूम्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 80%, 80% एंड 60% रिस्पेक्टिवली।
जो सिंगल रूम है वो 80% यूज हो रहे हैं, डबल रूम 80% यूज हो रहे हैं और ट्रिपल रूम आपका 60% यूज हो रहे हैं। द रेंट फॉर डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट 125% एंड ट्रिपल रूम 150% ऑफ सिंगल रूम रेंट। मतलब जो डबल रूम का रेंट है वो सिंगल रूम के रेंट का 125% है और ट्रिपल रूम का जो रेंट है वो 150% है किसका, सिंगल रूम का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंगल रूम के रेंट को x मान लिया हमने। यदि सिंगल रूम का जो रेंट है वो हम x रुपए लेके चलें तो डबल रूम का रेंट कितना होगा, x का 125%, x का 125% का मतलब 1.25x और ट्रिपल रूम का कितना होगा 150% x का, x का 150% कितना होगा 1.50x। ठीक है जी। आगे देखिए क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम की 220 रुपए ईच पर डे, डबल रूम 340 ईच पर डे, ट्रिपल रूम 400 रुपीज ईच पर डे। ऐसी फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। द हॉलीडे होम रन थ्रू आउट द ईयर 365 डेज। पूरे साल आपका जो लोग हैं वो आपके होटल की सर्विसेज ले रहे हैं और आपका जो मार्जिन है वो कितना है 20% रेंट का, मतलब रेंट का मतलब किराया, रेवेन्यू का 20%, तो मतलब 1/5 ऑफ रेंट, 1/5 ऑफ रेंट का मतलब 1/5 ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का प्रॉफिट कितना है 1/5, तो कॉस्ट का कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम ईच टाइप ऑफ रूम। हर एक रूम से, चाहे वो सिंगल रूम हो, चाहे वो डबल हो, चाहे ट्रिपल है, हमें उनसे कितना किराया चार्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी कॉस्ट को निकालना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, अपनी कॉस्ट निकालनी चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें मुझे अपनी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सिंगल रूम का खर्चा एक दिन का कितना है 220, वेरिएबल नेचर का और फिक्स का कितना है 120। तो 220 और 120 कितना आ जाएगा, 200 और 100 कितना हो गया 300, 340 रुपये हो गया। ऐसे ही डबल का कितना आ जाएगा 340 और 240 आपके पास आ जाएगा 580, 400 रुपये और 320 आपके पास आ जाएगा 720 रुपये। अब यहाँ पे जो खर्चा दे रखा है वो पर डे का दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो हमारे सिंगल रूम्स हैं वो कितने दिन यूज हुए, डबल रूम कितने यूज हुए और ट्रिपल रूम कितने यूज हुए। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यानी सबसे पहले हमारे सिंगल रूम कितने हैं 200, डबल कितने हैं 100 और ट्रिपल कितने हैं 60। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंगल रूम 200, डबल कितना लिखा 100 और ट्रिपल कितना लिखा 60। अब एक साल में हमारे यहाँ पर जो रूम्स हैं वो कितने दिन यूज हो रहे हैं, क्या लिखा है, द हॉलीडे होम रन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हमारा हॉलीडे होम लोगों के द्वारा यूज हो रहा है। इसका ना डेली हमारा रूम यूज होगा। आज मिस्टर ए यदि इस रूम में रुका है तो कल मिस्टर बी यूज होगा, परसों सी हो सकता है, या हो सकता है ए ने इस रूम को 3 दिन के लिए ऑक्यूपाई किया तो आज भी ए होगा, कल भी ए होगा, परसों भी ए होगा। है तो ए एक ही पर्सन, लेकिन वो यूज कितनी बार कर रहा है रूम को, 3 बार कर रहा है। यदि वो 3 दिन के लिए स्टे करता है तो हमें तो उससे किराया कितने दिन का लेना है, 3 दिन का लेना है। तो हमारे तो कितने गेस्ट हो गए, 3 गेस्ट हो गए। मतलब होटल के अंदर और आपका हॉस्पिटल के अंदर सेम रूल चलता है। ठीक है ना। रूल क्या है, डेज के हिसाब से काम चलता है। यदि एक पर्सन 4 दिन के लिए रुकेगा तो हम उसे 4 मान के चलते हैं, 1 नहीं मान के चलते। बिल 1 बनेगा लेकिन उस पर पैसे कितने दिन के लिए जाएंगे 4, तो हम तो उसे 4 गेस्ट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले हाँ जी 200, फिर आपके पास कितना है 100 और 60। हाँ जी कितने कितने दिन यूज हो रहे हैं, 365 दिन यूज हो रहे हैं। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी कितनी है 80%, 80% और 60%, 80%, 80% और 60%। इसका मतलब जो हमारा सिंगल रूम है, हमारा डबल रूम है और ट्रिपल रूम है, एक साल में गेस्ट 200 इंटू 365 इंटू 80%, हाँ जी 58,400 आपके पास क्या आ गए, रूम डेज आ गए। हाँ जी डबल रूम का देख लो, 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 365 से, मल्टीप्लाई किया 80% से, हमारे पास आ जाएगा 29,200 रूम डेज। ऐसे इसका निकाल दो। ठीक है ना। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सिंगल रूम की 220 है
और फिक्स कॉस्ट कितनी है 120, मिलाकर कितनी आ जाएगी 220 और 120 मिलाकर आपके पास आ जाएगी 340 रुपये। तो 340 रुपये को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, हाँ जी 340 को मल्टीप्लाई किया मैंने 58,400, तो सिंगल रूम की टोटल कॉस्ट आ गई। ऐसे डबल रूम की 340 प्लस 240 आपके पास आ गई 580, 580 को मल्टीप्लाई किया आपने 29,200 से, तो आपके पास आ गया डबल रूम का खर्चा। ट्रिपल रूम का 400 प्लस 320 720, 720 को आपने मल्टीप्लाई किया 13,140 से, तो आपके पास आ जाएगा 94,60,800 और आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 4,62,58,800, 4,62,52,800 रुपये मेरे पास में आ जाएगी टोटल कॉस्ट। लेट अब आगे देखते हैं हमें क्वेश्चन में निकालना क्या। देखिए भैया हमें निकालना है क्वेश्चन में सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम का एक दिन का रेंट हमें कितना चार्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई है। टोटल कॉस्ट में यदि मैं प्रॉफिट प्लस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी है 4,62,52,800, ठीक है ना। रेवेन्यू मुझे नहीं पता, अब रेवेन्यू जो आएगा उसका 20% मेरा प्रॉफिट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20% मेरे को रूम का जो रेंट मिलेगा वो मेरे लिए प्रॉफिट है। अब जो रेंट आ रहा है वो 3 जगह से आ रहा है, रेंट मेरे पास में 3 जगह से आ रहा है। सिंगल रूम से आएगा रेंट, डबल रूम से रेंट आएगा और साथ में ट्रिपल रूम से रेंट आएगा। तो मुझे सबसे पहले सिंगल रूम से रेंट कितना आएगा वो पता लगाना पड़ेगा। तो सिंगल रूम का रेंट मैंने एज्यूम कर लिया था एक दिन का x रुपीज है। कितना है, सिंगल रूम का एक दिन का रेंट है x रुपीज। डबल रूम का कितना था 125%, मतलब ₹1.25 x हो गया। और ट्रिपल रूम का 150% था 1.50x। अब कितने कितने दिन थे, रूम डेज कितने थे 58,400, 29,200 और 13,140। इन सबसे यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सिंगल रूम का रेंट कितना है 58,400 x, हाँ जी 29,200 को मल्टीप्लाई किया 1.25 से 36,500 x और 1.5 से मल्टीप्लाई किया 13,140 को, तो आपके पास आ जाएगा 19,710। हाँ जी सबको प्लस कर दो, 1,14,610 x, ये आपके पास आ गया रेवेन्यू। तो यदि आपसे कोई पूछे जी आपका रेवेन्यू कितना आएगा, तो रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा 1,14,610 x और इसका 20% आपका प्रॉफिट है। तो 46252,800 प्लस इसका 20% कितना आएगा 22,922 x, हाँ जी 1,14,610 x में से 22,922 x आपने माइनस किया तो आपकी कॉस्ट आ गई। हाँ जी माइनस करके बताइए कितना आएगा, देखो भाई कितना आता है डिवाइड करके। हाँ जी x का जो अमाउंट आपके पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में 504.458, मतलब 46 लिख सकते हैं। तो 504.46 504.46 आपके पास आएगा सिंगल रूम का रेंट। इसका 125% कर दो, 125% का ना 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल रूम का आ जाएगा एक दिन का रेंट। और यदि 150% कर दें तो आपके पास में ट्रिपल रूम का रेंट आ जाएगा 756.69। तो एक दिन का सिंगल रूम का रेंट है 504.46, 504.46, डबल रूम का 630.58 है और ट्रिपल रूम का आपके पास आ जाएगा 756.69। हाँ जी कोई दिक्कत है इसमें किसी को। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे।
हाँ जी, पहला पॉइंट आपसे पूछा सर्विस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, तो आपका आंसर क्या है? ऑल। ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, तो आपके पास है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस में सर्विसेज आर कनेक्टेड टू पैसेंजर, गुड, बोथ, नन, तो आपका आंसर है बोथ। पैसेंजर को भी सर्विस देते हैं और हम किसको देते हैं? गुड्स की भी सर्विस होती है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कंपोजिट यूनिट ऑफ बस ऑपरेशन। अब देखो टन आ गया, तो बस में तो पैसेंजर होते हैं, तो टन का रिलेशन तो होगा ही नहीं। ऑयल एंड नेचुरल गैस, पावर सेक्टर, तो पावर में भी टन नहीं होता ना, आपके पास में गैस में टन होता, तो आपके पास कहाँ होगा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कंपोजिट यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कंपोजिट वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे दो बेस यूज हो रहे हैं, एक टन और एक किलोमीटर। जहाँ पे दो बेस यूज होकर अपना आंसर निकाला जाता है, वहां पे हम कहते हैं कंपोजिट वर्ड। हाँ जी, ज्ञानी ट्रांसपोर्टर इज रनिंग 8 buses बिटवीन 2 cities विच आर 90 किलोमीटर्स अपार्ट। अपार्ट का मतलब एक तरफ का रास्ता, मतलब 90 जाना 90 आना। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस है 52 और आप यूज कर रहे हैं 80%। आपको यहाँ पे निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको किलोमीटर्स निकालना है और एवरेज पैसेंजर निकालना है। अब किलोमीटर्स कैसे निकालेंगे? 90 जाना 90 आना 180। हाँ जी, कितनी बसेज हैं? 8 बसेज हैं। कौन से महीने की बात चल रही है? मई। और मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। ठीक है जी, तो ये आपके 8 बसेस के 1 महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। एवरेज पैसेंजर कैसे निकालेंगे? हाँ जी, 52 पैसेंजर इंटू 80%। तो देखो भाई कितना कितना आता है? 180 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 31, ठीक है ना, 44,640 इंटू 52 का 80% करना पड़ेगा, इंटू 52 इंटू 80%, 44,640 इंटू 52 इंटू 80%, आपके पास आ जाएगा 1857024। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। A hotel having 100 rooms of which 80% are normally occupied in summer and 25% in winter। मतलब रूम आपके पास है 100, उसमें समर में आपका यूज होता है कितना? 80% और विंटर में 25%। मतलब कि 100 रूम 2 बार यूज हो रहे हैं, 80% और 25%। हाँ जी, पीरियड ऑफ समर एंड विंटर टू बी टेकन 6 months ईच, दोनों 6 महीने यूज हो रहे हैं। हाँ जी, 1 महीने में कितने दिन एज्यूम कर रहे हैं? 30 दिन, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज आ जाएगा। तो ये समर क्या आ गया और ये विंटर का आ जाएगा, दोनों को प्लस करके देखो कितना आता है। हाँ जी, आपका आंसर आ जाएगा 18,900। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। हॉस्पिटल इज ओपन फॉर 365 days बट बेड ऑक्यूपाइड इज 25 पेशेंट पर डे फॉर 120 days, 20 बेड फॉर अनदर 80 days एंड एक्स्ट्रा बेड्स कितना आपका 400। तो आपको पेशेंट डेज निकालना है। तो पेशेंट डेज निकालने के लिए, हाँ जी, पेशेंट डेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 पेशेंट इंटू 120 दिन, 20 पेशेंट इंटू 80 दिन प्लस 400। तो आपके पास देखो टोटल कितना आता है? 25 को मल्टीप्लाई किया 120 से 3000 प्लस 1600 प्लस 400, आपके पास कितना आ जाएगा? 5000। तो 5000 पेशेंट डेज आ गए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा सिनेमा, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, तीनों। ऑल दी अबव आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट कॉस्ट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे बताना है कि एक कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे बेस आपको दे रखे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है, टन कैरिड दे रखा है, नंबर ऑफ ड्राइवर दे रखा है, ड्राइवर कितने घंटे
काम करते हैं वो दे रखा है, और माइल्स आपको बता रखा है टन माइल्स, जैसे टन किलोमीटर्स होता है यहाँ किलोमीटर की जगह माइल्स दे रखा है, मतलब जैसे पैसेंजर किलोमीटर होता है पैसेंजर और किलोमीटर, ऐसे ही टन किलोमीटर्स होता है टन माइल्स होता है। कॉस्ट आपको दे रखी है 5,62,800, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट कौन सा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट होता है आपके पास में कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट आपको सिलेक्ट करना है, तो कॉस्ट तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5,62,800। बेस आपके लिए जो सबसे सुटेबल बेस है वो है टन माइल्स, मतलब कि 3,75,200 टन माइल्स। तो देखो आंसर कितना आता है, 5,62,800 को आपने डिवाइड कर दिया 375,200 से, तो आपके पास आ जाएगा ₹1.50। ठीक है जी, सुटेबल बेस आपको बताना है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो ट्रांसपोर्टेशन में तो भैया हमेशा हम किसको लेके चलते हैं, कंपोजिट बेस को लेके चलते हैं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट फॉर ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की कंपोजिट यूनिट क्या होगी, पर पेशेंट या पर पेशेंट डे, तो आपका आंसर होगा पर पेशेंट डे। अ होटल हैज 80 स्टैंडर्ड ट्विन बेडेड रूम्स, द होटल इज फुल्ली ऑक्यूपाइड फॉर ईच ऑफ 350 डेज इन अ ईयर, दैट इज इट ओपन, मतलब साल में कितने दिन के लिए ओपन है आपका, 350 दिन के लिए आपका होटल ओपन है। जो कॉस्ट है वो है 33,60,000। आपको यहाँ पे बताना है कॉस्ट पर रूम पर डे, तो सबसे पहले आपको रूम डेज निकालना पड़ेगा। तो रूम डेज कितने आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ जी कितने बेड्स हैं 80, और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 350 से, तो 80 को मल्टीप्लाई किया 350 से, तो आपके पास आ जाएगा 28,000 ट्विन बेडेड रूम डेज। ठीक है ना, ये रूम डेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट पर रूम पर डे निकालना है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो है 33,60,000, और 33,60,000 को आपने डिवाइड कर दिया 28,000 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 33,60,000 डिवाइड बाई 28,000 इक्वल टू 120 रुपये। हाँ जी 120 रुपये आपका आ जाएगा कॉस्ट पर रूम पर डे। हाँ जी नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रोड कॉलेज कंपनी ट्रांसपोर्ट गुड्स, इट ऑपरेट 2 ट्रक्स, कितने ट्रक हैं भाई, 2 ट्रक हैं। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड द 2 ट्रक्स ट्रेवल एट टोटल 80,000 किलोमीटर कैरिड गुड्स। अब आपको यहाँ पे रनिंग किलोमीटर्स बता दिए दोनों ट्रक के। हाँ जी रनिंग किलोमीटर्स आपके पास आ गए टोटल 80,000। ठीक है जी, आगे देखिए, द एवरेज लोड वाज 3 टन पर जर्नी, जो आपका लोड है एवरेज का मतलब क्या हो गया, जाना आना चाहे जाओ चाहे आओ, आपका लोड कितना रहता है 3 टन। इन टोटल दे मेड 200 जर्नीज, टोटल कॉस्ट वाज 7,20,000, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। यहाँ पे आपको जो आंसर निकालना है वो कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोड कितना है, एवरेज लोड 3 टन है, तो आपके पास में टन किलोमीटर्स कितना आ जाएगा, 80,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 2,40,000 टन किलोमीटर्स आ जाएगा। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, वो 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब आपको टोटल किलोमीटर्स बता रखा है कितना है, तो टोटल किलोमीटर कितनी जर्नी का दे रखा है, 200 का दे रखा है, 200 जर्नी का ही 80,000 किलोमीटर है, आपको 200 से मल्टीप्लाई नहीं करना। वो तब करते जब लिखा होता है पर जर्नी लिखा होता है तब 200 से मल्टीप्लाई करते, जब टोटल आपको 80,000 दे रखा है, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टोटल का ही है, तो आपको 200 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपको आंसर किसका देना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, इसका मतलब कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड कर दो। कॉस्ट कितनी है भाई, 7,20,000 है, 7,20,000 को बेटा आपने डिवाइड किया 2,40,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है जी, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मैंने आपको रिवीजन कराया फास्ट ट्रैक बेसिस पे। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या कि भाई जो काम हम 6-7 क्लासेस में करते हैं वो काम हमें एक क्लास में करना है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो लगभग मेन सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।